आज हम कक्षा 12 का टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भाषा पढ़ने जा रहे हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले बात करते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी प्रकट करना, व्यक्त वाणी प्रकट करना, या व्यक्ति या मानवीय वाणी। इसके अलावा अन्य अर्थ जो हैं वो हैं कथन, बोलना और कहना आदि। अब बात करते हैं भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था। भाषा शब्द का उल्लेख, तो सबसे पहले हम बात करें भाषा शब्द का उल्लेख। तो भाषा शब्द का उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में किस रूप में हुआ था? तो मनुष्य की वाणी के संदर्भ में हुआ था। किसके संदर्भ में हुआ था? मनुष्य की वाणी के संदर्भ में हुआ। अब बात करते हैं भाषा की परिभाषा। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं भाषा की परिभाषा की। तो भाषा की परिभाषा वो विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिंदी के पाणिनि का। तो हिंदी का पाणिनि कौन है? तो हिंदी का पाणिनि है कामता प्रसाद गुरु। कौन है? कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं हम कामता प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी थी। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो परिभाषा दी थी वो है वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी? तो वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो दूसरी जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? हम दो ही परिभाषा पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा दी गई, जिनमें दूसरी परिभाषा है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा दी गई थी। तो उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो क्या है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति यानी बुद्धि का
आदान प्रदान करने के लिए आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं श्याम सुंदर दास के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, वो परिभाषा क्या थी? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब अगर हम साधारण परिभाषा की बात करें, सामान्य सी जो परिभाषा है उनकी बात करें, तो वो क्या होगी? सामान्य परिभाषा की बात करते हैं तो सामान्य परिभाषा हम क्या निकाल सकते हैं इसकी? तो सामान्य परिभाषा ये होगी कि प्राणियों द्वारा अपने विचार भावनाएं संदेश व सूचनाएं अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी सामान्य सी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? प्राणियों द्वारा अपने विचार, भावनाएं, संदेश व सूचनाएं अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एक तो परिभाषा ये होगी। दूसरी जो परिभाषा है वो क्या होगी कि प्राणियों द्वारा मौखिक लिखित या सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। यानी कहने का तात्पर्य यह कि परिभाषा क्या होगी इसकी कि प्राणियों द्वारा मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करने का जो माध्यम वो क्या है? भाषा है। इसके अलावा अगर अन्य जो परिभाषा निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस रूप में करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दार्शनिक विचारक प्लेटो की, तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है? दार्शनिक विचारक प्लेटो उन्होंने जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? उन्होंने दी है कि अध्वन्यात्मक बातचीत विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर
होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहा जाता है। तो उसे भाषा कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी प्लेटो ने, जो क्या है, एक दार्शनिक विचारक हैं। क्या है? दार्शनिक विचारक हैं, जिन्होंने ये बात कही थी। क्या कही थी उन्होंने बात? कि अध्वन्यात्मक बातचीत विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, तो भाषा की विशेषताएं क्या होती है? भाषा की विशेषताएं क्या होगी कि भाषा क्या होती है? स्थायी होती है। भाषा क्या होती है? स्थायी नहीं होती। भाषा स्थायी नहीं होती। यह क्या होती है? भाषा स्थायी नहीं होती, यह परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? यह परिवर्तनशील होती है। भाषा स्थायी नहीं होती, भाषा परिवर्तनशील होती है। और ये परिवर्तनशील होती है, कैसे होती है? तो हम सीधा सा अगर बात करें तो भाषा है वह परिवर्तन कैसे होगी? तो भाषा परिवर्तन ऐसे होगी कि दूसरे भाषा भाषी के लोगों के संपर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, नहीं कि जल्दी जल्दी। इन्हीं परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं। इसी कारण क्या है, अपनी जो भाषा हिंदी है वो कैसे बनी थी? तो हिंदी भाषा है वो कैसे बनी थी कि संस्कृत सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली आई। और पाली के बाद अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बहुत सारे रूप बने, जिनमें से अपनी कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बनी। यानी सबसे पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी। अब बात कर रहे हैं अपने भारत में, तो अपने भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। और सभी भारतीय भाषाओं की, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। अब बात कर रहे हैं अपनी जो हिंदी है, ये राजभाषा कब बनी? तो वर्तमान में हिंदी भाषा, हम बात कर रहे हैं वर्तमान हिंदी भाषा, वर्तमान में हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा है। और इसे राजभाषा है वो इसे राजभाषा है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। तब से क्या अपनी ये भाषा है वो क्या है? राजभाषा बनी हुई है। हिंदी शब्द की बात करें हम, हिंदी शब्द की बात करें हम, हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी शब्द की, तो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है। अब हम बात कर लें हिंदी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, हम बात करें हिंदी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं? हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान, हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे संविधान में
हमारे संविधान में, हमारे संविधान में 11 अनुच्छेदों में, 11 अनुच्छेदों में, अब 11 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? वो 11 अनुच्छेद है, एक तो होगा अपना 120, 210 अनुच्छेद है, 210 अनुच्छेद। इसके अलावा 343 से 351 तक अनुच्छेद है, उनमें क्या है? राजभाषा है। इसके अलावा इसके 3 भाग भी हैं। कौन से हैं? 3 भागों में भी क्या है? अनुच्छेद है। वो तीनों भाग कौन से हैं? एक तो है 5, एक 6 और एक 17 है। इसके अलावा अनुसूची भी अगर बात करें, कौन सी अनुसूची? तो एक अनुसूची है, एक अनुसूची है। तो एक अनुसूची कौन सी है? वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान है। आज हमने जो पढ़ा उनका एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। भी हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने जो पढ़ा था वो था, सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा, और भाषा में हमने क्या पढ़ा? भाषा शब्द की उत्पत्ति पढ़ी, जो भाष धातु से हुई संस्कृत के, जिसका अर्थ हमने व्यक्त वाणी, प्रकट करना, व्यक्ति या मानवीय वाणी, कथन, बोलना, कहना। भाषा शब्द का उल्लेख भी हमने पढ़ा। तो भाषा शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में किस संदर्भ में मिलता है? तो मनुष्य की वाणी के संदर्भ में मिलता है। फिर हमने पढ़ी भाषा की परिभाषाएं। भाषा की परिभाषाएं हमने 2 विद्वानों के द्वारा दी गई है, वो पढ़ी हिंदी में। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, जो इसे हम हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी? वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अब हमने जो सामान्य परिभाषा पढ़ी थी, यानी विद्वानों के द्वारा जो दी गई थी परिभाषा, उनके अलावा हमने कौन कौन सी परिभाषा पढ़ी थी? वो सामान्य परिभाषाएं थी। जो परिभाषा है प्राणियों द्वारा अपने विचार, भावनाएं, संदेश व सूचनाएं अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। प्राणियों द्वारा मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। इसीलिए इसी तरह एक तीसरी परिभाषा भी हमने पढ़ी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके बाद हमने एक दार्शनिक विचारक की भी परिभाषा पढ़ी जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने कहा कि अध्वन्यात्मक बातचीत यानी विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा की विशेषता। तो भाषा की विशेषता हमने पढ़ी थी कि भाषा स्थायी नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। और ये बात हमने इस तरह से साबित भी की कि दूसरे जो भाषा भाषी के लोगों के संपर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, और भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती हैं। इसी कारण क्या था? सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से क्या बनी? पाली, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बहुत सारे रूप थे, जिनमें से जो अपना पश्चिमी अपभ्रंश है, शोरसेनी अपभ्रंश, उसमें पश्चिमी हिंदी बनी, उनमें से ही हिंदी है। और हम बात कर रहे हैं भाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, और सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा क्या है? अपनी संस्कृत है। सूत्र भाषा क्या है? संस्कृत। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान। हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो हिंदी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वो है हमारे संविधान में 11 अनुच्छेद, 11 अनुच्छेद में 120 है, 210 है, और 343 से 351 तक तो अनुच्छेद हो गए। इसके बाद 3 भाग हैं जो 5, 6, 17 तो भाषा से संबंधित है ही, तथा एक अनुसूची। और एक अनुसूची कौन सी? 8वीं अनुसूची। इनमें भाषा संबंधी प्रावधान है। जो 8वीं अनुसूची है उनमें अब तक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
तो इस तरह से आज हमने भाषा के बारे, भाषा की परिभाषा, भाषा के संवैधानिक प्रावधान के बारे में हमने पढ़ा। कल का टॉपिक अपना होगा भाषा के प्रकार। धन्यवाद।